हेलो स्टूडेंट्स, एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट के इस जनरल साइंस सीरीज में हम पढ़ेंगे फिजिक्स यानी भौतिकी। यह है लेक्चर नंबर 8 जिसमें हम पढ़ेंगे मापन। यह मापन का दूसरा लेक्चर है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में मैं आपको ये बता चुका था कि विशेष मात्रक और उनके मान क्या होंगे, जिसमें मैंने लंबाई के मात्रक, उनके मान और संकेतों को दिखाया था। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। यहां पर कहा गया है कुछ विशेष मात्रक और उनके मान। अब मैं बात करूंगा द्रव्यमानों की। द्रव्यमानों में मात्रक, मान और संकेत क्या होंगे? तो पहले एक माइक्रोग्राम को क्या कहा जाता है? एक माइक्रोग्राम का मान होता है 10⁻⁹ kg और इसे दर्शाया जाता है μg से। एक मिलीग्राम को कहते हैं 10⁻⁶ kg, इसे mg से दर्शाया जाता है। एक ग्राम का मतलब होता है 10⁻⁻3 किलोग्राम, इसे जी यानी स्मॉल जी से दर्शाया जाता है। एक क्विंटल का मतलब होता है 10⁻² kg यानी कि 100 kg। एक मीट्रिक टन का मतलब होता है 10⁻³ kg यानी कि 1000 किलोग्राम, इसे mt से शो किया जाता है। एक एटॉमिक मास यूनिट यानी कि AMU से इसे शो किया जाता है। यह परमाणुओं के द्रव्यमान को मापने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक AMU का मान जो होता है वह होता है 1.66 गुणा 10⁻27 kg। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक पाउंड का मतलब क्या होता है? तो एक पाउंड बराबर होता है 0.4537 किलोग्राम के बराबर होता है। तो यह इसका मान होता है किलोग्राम में। एक चंद्रशेखर इकाई, ध्यान से समझिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, चंद्रशेखर इकाई किसका मात्रक है? तो चंद्रशेखर इकाई द्रव्यमान का मात्रक है। एक चंद्रशेखर इकाई बराबर होता है 1.4 गुणा सूर्य का द्रव्यमान। इस प्रकार से इन मात्रकों को याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ विशेष मात्रकों और उनके मान में समय की। देखिए, समय है, समय के मात्रक, समय के मान और संकेत। यहां पर पहला है एक पिको सेकेंड। एक पिको सेकेंड होता है 10⁻12 सेकेंड के और इसे PS से शो किया जाता है। एक नैनो सेकेंड 10⁻9 सेकेंड के बराबर होता है, इसे NS से शो किया जाता है। एक माइक्रो सेकेंड 10⁻6 सेकेंड के बराबर होता है, जिसे μS से शो किया जाता है। एक मिली सेकेंड 10⁻3 सेकेंड के बराबर होता है, इसे MS से शो किया जाता है। देखिए, एक मिनट जो होता है हम जानते हैं 60 सेकेंड के बराबर होता है। एक घंटे में हम जानते हैं 60 मिनट होते हैं, लेकिन सेकंड जो होते हैं वो 3600 सेकंड होते हैं। एक दिन में 1440 मिनट होते हैं और 86,400 सेकंड होते हैं। तो यहां पर इन्हें याद रखिएगा, 1440 मिनट और 86,400 सेकंड। एक चंद्रमा जो होता है वह बराबर होता है 27.3 दिनों के बराबर होता है। और एक शेक का मतलब होता है 10⁻8 सेकंड। तो यहां पर शेक एक मात्रक है, एक इकाई है समय की, जिसे सेकंड में बदला जाए तो 10⁻8 सेकंड इसका समय अंतराल निकलेगा। तो इस प्रकार से मैं आपको एक बात बता दूं, जहां पर भी पिको आएगा 10⁻12 लगेगा, नैनो आएगा 10⁻9 लगेगा, माइक्रो आएगा 10⁻6 लगेगा, मिली आएगा 10⁻3 लगेगा। इसी सूची को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज अ PDF दे दूंगा, आप उसे याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यदि हम किसी चीज का मापन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें त्रुटियां यानी गलतियां होना संभव है। तो यहां पर हम पढ़ेंगे मापन की त्रुटियों के बारे में। तो सबसे पहली त्रुटि है परम या निरपेक्ष त्रुटि। इसे इंग्लिश में कहा जाता है एब्सोल्यूट एरर। इसे सबसे पहले परिभाषा से समझ लेते हैं। किसी मापन में वास्तविक माप तथा व्यक्तिगत माप में अंतर को परम या निरपेक्ष त्रुटि कहा जाता है। अब इसका मैं आपको मतलब बता देता हूं। चलिए, तो इसे हम समझ लेते हैं। मान के चलिए कि एक स्केल है और स्केल में कुछ संख्याएं लिखी होती है, ये हमें पता है। अब मान के चलिए कि यहां पर 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से संख्याएं लिखी गई हैं। अब ये तो स्केल पर लिखी वास्तविक संख्याएं हैं, यानी कि ये इनकी वास्तविक माप हो गई। अब बात करते हैं व्यक्तिगत माप की। हर एक व्यक्ति जब इस स्केल का इस्तेमाल करेगा तो उसके देखने, उसके माप लेने आदि में अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से अलग अलग त्रुटि हो सकती है। इस प्रकार से हम कहेंगे कि वास्तविक माप को यदि हम व्यक्तिगत माप से घटा देते हैं तो जो अंतर हमें प्राप्त होगा वही परम या निरपेक्ष त्रुटि होगी। ये गलती क्यों होगी? हर एक व्यक्ति जब मापेगा तो कुछ न कुछ मानवीय गलतियां वो करेगा, जिसके आधार पर यह गलती होती है। आगे बढ़ते हैं। नोट में मैंने लिखवाया है कि परम त्रुटि यानी एब्सोल्यूट एरर जो होती है वो ऋणात्मक हो सकती है, धनात्मक हो सकती है और शून्य हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वास्तविक माप किसी चीज की 5 है और किसी व्यक्ति ने
त्रुटिवश उसे 6 माप लिया, तो यहाँ पर वास्तविक माप 5 थी, व्यक्तिगत माप 6 हो गई। इसे जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर ऋण 1 उत्तर आएगा, यानी कि यहाँ पर त्रुटि ऋणात्मक हो गई। इसी प्रकार से मान के चलिए कि वास्तविक माप 6 थी, लेकिन मापने वाले ने गलती से 5 माप लिया। इस प्रकार से इसे जब हम वास्तविक माप से व्यक्तिगत माप को घटाएंगे तो यहाँ पर ये धनात्मक आएगी। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति 6 को 6 ही मापता है, यानी कि वह किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करता, इसका मतलब यहाँ पर शून्य त्रुटि होगी। वास्तविकता में कोई त्रुटि नहीं हुई, उसे ही हम शून्य त्रुटि कह रहे हैं। इस प्रकार से त्रुटि या तो ऋणात्मक हो सकती है या धनात्मक या शून्य हो सकती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे अगली त्रुटि है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, यानी इंग्लिश में इसे कहा जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। देखिए एब्सोल्यूट एरर तो है, लेकिन यहां पर एक शब्द आ गया है मीन, यानी माध्य यानी एवरेज। अब सबसे पहले हम यहां पर परिभाषा पढ़ लेते हैं। तो जब परम त्रुटियों का समांतर माध्य निकाला जाता है तो प्राप्त मान माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। यहां पर शब्द का ध्यान रखिए, समांतर माध्य यानी कि एवरेज। अब एवरेज कैसे निकालेंगे परम त्रुटियों का? यहां पर माध्य निरपेक्ष त्रुटि इस प्रकार से निकाली जाती है कि परम त्रुटियों का योग। मान के चलिए कि पहली बार ऑब्जर्वेशन आपने किया तो गलती 1 निकली, फिर उसके बाद में अगले ऑब्जर्वेशन में 2 निकली, अगले ऑब्जर्वेशन में 0.5 निकली, उसके अगले ऑब्जर्वेशन में 3 निकली। इस प्रकार से इन सभी गलतियों का आप योग कर लीजिए, यही कहा गया है परम त्रुटियों यानी एब्सोल्यूट एरर्स का सम। और गणनाओं की संख्या, ऐसा आपने कुल 4 बार किया, यानी कि ऊपर इस संख्या का योग आ जाएगा इस जगह पर, और नीचे इनकी संख्या यानी 4 से डिवाइड कर देंगे। जो भी इसका आंसर आएगा वही इसकी माध्य निरपेक्ष त्रुटि यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बेहतर तरीके से आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली त्रुटि है सापेक्ष त्रुटि, यानी इंग्लिश में रिलेटिव एरर। अब देखिए रिलेटिव का मतलब 2 चीजों को हम कंपेयर करवाएंगे। सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ लेते हैं। यह माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा गणनाओं के औसत का अनुपात होता है, यानी कि रिलेटिव एरर एक प्रकार से 2 औसतों का अनुपात है। कैसे? माध्य निरपेक्ष त्रुटि अपने आप में एक औसत है, और गणनाओं का औसत आप इस प्रकार से करेंगे कि यदि कुल मिलाकर के आपने 1 से लेकर के 10 गणनाएं करी हैं तो उनका आप औसत निकाल लेंगे। यानी कि यहां पर माध्य निरपेक्ष त्रुटि को आप गणनाओं के औसत से जब डिवाइड कर देते हैं तो आपको जो प्राप्त होता है वह सापेक्ष त्रुटि प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिशत त्रुटि, इंग्लिश में परसेंटेज एरर। देखिए सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ लेते हैं। जब सापेक्ष त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो इसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। मैंने क्या कहा कि जब आप सापेक्ष त्रुटि को प्रतिशत में दर्शाएंगे तो इसे हम प्रतिशत त्रुटि कहेंगे। वास्तविकता में हम यहां पर देखें तो ये पिछली परिभाषा तो है जिसे हमने सापेक्ष त्रुटि कहा था। अब यदि आप प्रतिशत इसका निकाल लेंगे तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि प्रतिशत के चैप्टर में अभी हमने पढ़ा था कि हम एक संख्या की तुलना दूसरी संख्या से करते हैं और गुणा में 100 कर देते हैं। तो यहां पर माध्य निरपेक्ष त्रुटि को जब आप गणनाओं के औसत से भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे तो जो आपको प्राप्त होगा वह प्रतिशत में सापेक्ष त्रुटि प्राप्त होगी। इसका मतलब आपने कुछ अतिरिक्त नहीं करा, बस सापेक्ष त्रुटि का प्रतिशत निकाल लिया है, जिसे आप प्रतिशत त्रुटि कह रहे हैं, परसेंटेज एरर कह रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते। अगली परिभाषा है अल्पतमांक यानी कि रिजोल्यूशन। देखिए इसे परिभाषा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, किसी मापन यंत्र द्वारा जिस अधिकतम शुद्धता से मापी जा सकने वाली राशि उसका अल्पतमांक होती है। अल्पतमांक को यदि हम तोड़ करके पढ़ें तो हमें समझ आएगा अल्पतम अंक यानी सबसे छोटा अंक। मैं अब इसे उदाहरण से आपको समझा देता हूं। अब देखिए जो मैंने यहां पर एक स्केल बनाया है, ये आपने बहुत सी बार इस स्केल का इस्तेमाल किया होगा, जिसमें आप देखते हैं कि कुछ संख्याएं लिखी होती हैं 0, 1, 2, 3 और इसके अंदर कुछ छोटी छोटी लाइनें होती है। तो इस स्केल का अल्पतमांक क्या होगा, यहां पर हम वो देखते हैं। देखिए इस स्केल में यदि हम बात करें तो यहां से यहां तक मिला करके 1 सेंटीमीटर होगा।
यह 1 सेंटीमीटर कुल मिलाकर के 10 बराबर भागों में बटा हुआ है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह 10 बराबर भाग जो होंगे, ये प्रत्येक भाग 1 mm कहलाता है। इस प्रकार से इसके बीच में खींची हुई 10 लाइनें 10 mm कहलाती है। इस प्रकार से प्रत्येक जो एक साधारण स्केल का हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें उसका अल्पतमांक जो होता है वह होता है 1 mm, यानी कि वह अल्पतम अंक जो वह शुद्धता से माप सकता है। तो इसे हम अल्पतम अंक यानी अल्पतमांक या रिजोल्यूशन कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहां पर अल्पतमांक त्रुटि है, यानी अल्पतम अंक यानी कि सबसे छोटा जो अंक है उससे संबंधित त्रुटि जो है उसे हम इंग्लिश में लीस्ट काउंट एरर कहते हैं। यहां पर परिभाषा में भी मैंने वही बताया है, अल्पतमांक से संबंधित त्रुटि को हम लीस्ट काउंट एरर कहते हैं। अब एक उदाहरण के तौर पर मैं समझा देता हूं। मान के चलिए इस स्केल में एक व्यक्ति किसी लंबाई को मापना चाहता है। अब हम जानते हैं कि इसका अल्पतम अंक 1 mm है यदि, तो यहां पर वह व्यक्ति 1 mm मापना चाहता है, लेकिन गलती से क्योंकि इन लाइनों के धुंधला हो जाने की वजह से वह अच्छे से देख नहीं पाया, वह इसे सिर्फ 0.9 mm ही माप पाया। यानी उसे मापना था 1 mm, लेकिन उसने कहा 0.9 mm, यानी कि यहां पर कुछ गलती हो गई। इसी त्रुटि को हम अल्पतमांक त्रुटि यानी लीस्ट काउंट एरर कहेंगे। तो मैंने आपको समझा दिया किस प्रकार से आप अल्पतमांक त्रुटि यानी लीस्ट काउंट एरर को जज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं विमीय सूत्र। इस चैप्टर का बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, जिसे हम बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर विमीय सूत्र क्या होता है? इंग्लिश में विमीय को कहा जाता है डायमेंशनल, और सूत्र का मतलब फॉर्मूला, यानी कि इंग्लिश में कहें तो डायमेंशनल फॉर्मूले को हम विमीय सूत्र कहेंगे हिंदी में। अब देखिए कि हमने पढ़ा था कि राशियां दो प्रकार की होती है, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। यहाँ पर आप देख सकते हैं द्रव्यमान, लंबाई और समय अपने आप में मूल राशियां हैं। तब यदि आप किसी व्युत्पन्न राशि को इन मूल राशियों m, l तथा t में दर्शाना चाहते हैं, तो ऐसे बने सूत्र को हम विमीय सूत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर हर एक व्युत्पन्न राशि को हम सिर्फ 3 राशियों द्रव्यमान, लंबाई और समय में ही दिखाएंगे, इसीलिए इसे कभी कभी MLT फॉर्मूला भी कहा जाता है। यहां पर ध्यान से समझिएगा, इस m, l और t के स्वरूप में ही आपको इन्हें दर्शाना है। अब देखिए किस प्रकार से दर्शाएंगे हम हर एक राशि को। यहाँ पर याद रखिएगा, m की घात a, l की घात b और t की घात c, इस प्रकार से इस फॉर्मूले को हम दर्शाएंगे, जहां पर a, b और c के जो मान होंगे वो मैं अभी आपको निकाल के बताऊंगा। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, द्रव्यमान किसी भी प्रकार का हो सकता है, यानी कि किलोग्राम, ग्राम, पौंड। यदि ये सब अलग अलग स्वरूपों में आएंगे तो उसे हम द्रव्यमान m में ही दर्शाएंगे। इसी प्रकार से लंबाई में चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, दूरी आदि जो भी अलग अलग स्वरूप में लंबाई दिखाई देगी उसे हम l से ही दर्शाएंगे, और समय को तो t से ही दर्शाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कुछ फॉर्मूले हम निकाल के बताते हैं। देखिए सबसे पहला व्युत्पन्न राशि जो है वह है क्षेत्रफल। इस व्युत्पन्न राशि का जो मूल स्वरूप होता है मैं आपको बता चुका हूं पिछले लेक्चर में। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। इसका मतलब कि लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को हम क्षेत्रफल कहते हैं। अब इस लंबाई और चौड़ाई को मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि लंबाई के लिए भी हम l का इस्तेमाल करेंगे और चौड़ाई भी, क्योंकि एक प्रकार का लंबाई का स्वरूप है, इसीलिए l इंटू एल। इस प्रकार से यहाँ पर ये फॉर्मूला हो जाएगा l का स्क्वायर। मैंने आपको कहा था कि इसे हम m की घात a, l की घात b और t की घात c के स्वरूप में दर्शाएंगे। अब आप कहेंगे यहाँ पर तो l की घात सिर्फ 2 है, m और t तो नहीं है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर m की घात 0 लिखेंगे, l की घात 2 लिखेंगे और t की घात 0। इस प्रकार से इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले को इससे कंपेयर करवाने पर हम a, b और c के मान निकाल चुके हैं। तब इसे हम l की घात 2 सामान्य भाषा में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो उसका विमीय सूत्र m की घात 0, l की घात 2, t की घात 0 होता है, या फिर इसे आप सीधे l की घात 2 भी लिख सकते हैं। अगला जो व्युत्पन्न राशि है वह है आयतन। हम जानते हैं आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। इस प्रकार से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही लंबाई के स्वरूप हैं। इसका मतलब l यहाँ पर 3 बार गुणा होगा। इस प्रकार से ये हो जाएगा l की घात 3। अब इसे हम कंपेयर करवाएंगे m की घात a, l की घात b
और t की घात c से। तब इसे कंपेयर करवाने पर हम जानते हैं कि इसमें m नहीं है, इसीलिए a की जगह 0 लगा देंगे। l की जगह पर यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 है, तो ये b के कंपैरिजन में यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। और यहाँ पर t नहीं है, इसलिए t की घात 0। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा m की घात 0, l की घात 3, t की घात 0। इस प्रकार से मूल फॉर्मूला ये हो गया। इसे l की घात 3 भी लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं चाल। चाल के लिए हम जानते हैं चाल या आप वेग भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि उनके विमीय सूत्र समान होते हैं। तो यहाँ पर चाल या वेग जो होता है वह होता है दूरी बटा समय। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि यहाँ पर दूरी लंबाई का है एक स्वरूप है, इसीलिए हम l लिख देंगे इसकी जगह पर, और समय के लिए तो हम t रखेंगे, इसलिए बटे में यहाँ t लगा देंगे। अब इस प्रकार से इस स्वरूप को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं कि l इंटू टी की घात -1। जब भी बटे की राशि को ऊपर लिखा जाता है तो -1 के साथ में लिखा जाता है। अब इसे हम कंपेयर करवा देंगे m की घात a, l की घात b और t की घात c से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस फॉर्मूले में m नहीं है, इसीलिए हम m की घात यहाँ 0 रख देंगे, क्योंकि m की घात 0 का मतलब 1 होता है, इसीलिए मैं यहाँ पर 0 रख रहा हूँ, ताकि यहाँ पर 1 से गुणा होने l t की घात -1 ही आ जाएगा। यहाँ पर b की जगह पर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ पर घात 1 है। इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा l की घात 1 और t की घात -1, यहाँ पर c की जगह पर -1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा t की घात -1। इस प्रकार से ये इसका विमीय सूत्र हो गया। आगे बढ़ते हैं त्वरण। हम जानते हैं त्वरण का मतलब हो जाता है वेग बटा समय, यानी कि जब आप वेग को समय से डिवाइड करते हैं तो आपको जो राशि प्राप्त होती है उसे हम त्वरण कहते हैं। अब देखिए, अभी अभी आपने यहाँ पर वेग का विमीय सूत्र निकाल लिया है, जो कि होता है l t की पावर -1। तो आप यहाँ पर सीधे वेग की जगह पर इसे रख दीजिए। यहाँ पर आ गया l t की पावर -1 बटा में ये एक अतिरिक्त समय यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार से इस t को फिर ऊपर ले जाने पर l t की पावर -1 इंटू टी की पावर -1। इस प्रकार से आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, l t की पावर -2। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो हो गया विमीय सूत्र का, त्वरण का विमीय सूत्र होगा l t की पावर -2। यदि आप इसे mlt के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो m की घात 0, क्योंकि यहाँ m नहीं है, l t की घात -2 इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से विमीय सूत्र निकाले जाते हैं। एक लिस्ट में आपको बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स की PDF में दे दूंगा, आप उसे डाउनलोड करके याद कर लीजिएगा और इस प्रकार से आप विमीय सूत्र निकाल पाएंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।